कक्षा 12वीं का अध्याय 2 ध्रुवता का अंत पढ़ने जा रहे हैं। 2 ध्रुवता के अंत से पहले हम लोगों ने शीत युद्ध के बारे में जाना था, जिसमें 2 महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ, जिनके बीच में शीत युद्ध चल रहा था। लेकिन अब हम 2 ध्रुवता के अंत के बारे में बात करेंगे, जिसमें शीत युद्ध का अंत हो जाता है। तो शीत युद्ध के खात्मे को ही 2 ध्रुवता का अंत कहा जाता है और उसमें सोवियत संघ का खात्मा हो जाता है। सोवियत संघ जब पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो 2 ध्रुवता का अंत होता है। जैसे कि हमने पहले अध्याय में देखा था, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों महाशक्तियां थी। दोनों के बीच हथियारों की प्रतिद्वंदिता, हथियारों की होड़ जारी थी। तो इस अध्याय में हम देखेंगे जब शीत युद्ध खत्म होने के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, इन सब के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 ध्रुवता का अंत। 2 ध्रुवता के अंत का अर्थ क्या है? 2 ध्रुवता के अंत का अर्थ है कि दोनों महाशक्तियों में से एक महाशक्ति का खात्मा। यानी 2 महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ में से सोवियत संघ खत्म हो गया था, इसी को 2 ध्रुवता का अंत कहा गया है। 2 महाशक्तियों में से एक महाशक्ति का अंत होना 2 ध्रुवता का अंत कहा जाता है। और जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ का खात्मा हुआ था। सोवियत संघ को यूएसएसआर भी कहा जाता है, यूएसएसआर। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी दुनिया। जिन देशों को फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त हुए उन्हें दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। यानी जो देश फांसीवादी ताकतों के चंगुल से आजाद हुए थे, मुक्त हुए थे, उन्हें दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। इसमें वो देश भी शामिल थे जो सोवियत संघ से टूटकर अलग हुए थे, उन्हें भी दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। अब हम सोवियत संघ के बारे में, सोवियत प्रणाली के बारे में जानते हैं कि जो सोवियत संघ में हुआ करती थी, सोवियत प्रणाली आखिर वह क्या थी। यानी सोवियत संघ को जो बाकी देशों से अलग बनाया जाता था, ऐसी क्या चीजें थी जो सोवियत संघ को बाकी राष्ट्रों से अलग बनाती थी। पहली बात, सोवियत संघ में सिर्फ एक ही पार्टी का शासन हुआ करता था, वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ में एकमात्र पार्टी का शासन हुआ करता था और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और इस कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में 70 सालों तक शासन किया। 70 सालों तक इस पार्टी ने सोवियत संघ में शासन किया था। उसके बाद हम देखते हैं, अमेरिका के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा विकसित थी। यानी सबसे ज्यादा उस वक्त जो अर्थव्यवस्था विकसित थी अमेरिका की। और अगर अमेरिका के बाद अगर किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था विकसित थी तो दूसरे नंबर पे आता था सोवियत संघ। पहले नंबर पे अमेरिका की थी और दूसरे नंबर पर सोवियत संघ आता। सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी बहुत ज्यादा उन्नत थी। यानी सोवियत संघ के समय की जो संचार प्रणाली थी उस वक्त उसे बहुत ज्यादा उन्नत माना जाता था, क्योंकि सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी उस वक्त अमेरिका से भी ज्यादा विकसित थी। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे। यानी सोवियत संघ के पास ना उस वक्त ऊर्जा संसाधन बहुत ज्यादा थे, जिनमें खनिज, तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल हैं। यानी सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन बहुत ज्यादा थे, जिनमें खनिज, तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल हैं। उसके बाद हम देखते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ में पिन से लेकर कार तक, ये कार है, पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन होता था। यानी सोवियत संघ में पिन से लेकर कार तक सभी चीजें बनाई जाती थी। सोवियत संघ का उत्पादक उद्योग बहुत उन्नत था। यानी सोवियत संघ में जो चीजों का उत्पादन किया जाता था वो बहुत ज्यादा उन्नत था। वहां पर बहुत सारी चीजों के उद्योग थे जो उत्पादन किया जाता था। सरकार बुनियादी जरूरत की चीजों को, मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की चीजें उपलब्ध कराती थी। यानी जो सरकार है, स्वास्थ्य की सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराती थी, शिक्षा की सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराती थी, बच्चों की देखभाल से जुड़ी हुई चीजें भी सरकार उपलब्ध कराती थी, लोक कल्याण की चीजें भी सरकार उपलब्ध कराती थी। जो समाज के अच्छे के लिए होती थी वो सारी चीजें भी सरकार उपलब्ध कराती थी।
सरकार बुनियादी चीजों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण की चीजें उपलब्ध कराती थी। अगले पॉइंट में बेरोजगारी नहीं थी। उस वक्त सोवियत संघ में यह माना जाता है कि बेरोजगारी लगभग ना के बराबर थी। अगला पॉइंट, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर कार्टून और चुटकुलों के द्वारा व्यक्त करते थे। उस वक्त सोवियत संघ में इनके पास लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, इसलिए लोग अक्सर जो सरकार का विरोध है ये डायरेक्ट रूप से नहीं कर सकते थे, इसलिए क्या करते थे, कार्टूनों के द्वारा अपना विरोध व्यक्त करते थे और चुटकुलों के माध्यम के द्वारा दिखाते थे अपना विरोध। ये कभी भी सरकार का प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं करते थे, ये कार्टून और चुटकुलों के द्वारा करते थे। अगले पॉइंट में आते हैं अब हम। 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था, यानी 15 गणराज्यों को मिलाकर एक सोवियत संघ बनाया गया था। और इन 15 गणराज्यों में से जो सबसे शक्तिशाली था वो रूस गणराज्य हुआ करता था। 15 गणराज्यों में जो सबसे शक्तिशाली था उसे रूस कहा जाता था। अगला पॉइंट, हथियारों की होड़ में समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर थी, यानी सोवियत संघ और अमेरिका दोनों में हथियारों की होड़ लगी रहती थी। अमेरिका अगर आधुनिक हथियारों का निर्माण करता तो सोवियत संघ भी दूसरे अनेक आधुनिक हथियारों का निर्माण करता था, तो दोनों राष्ट्रों के बीच हथियारों की होड़ चलती रहती थी। ये थे हमारा सोवियत संघ की, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। अब हम देखते हैं जो ये सोवियत संघ था, सोवियत संघ का विघटन आखिर क्यों हुआ, किन कारणों से सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। पहला कारण था जो सोवियत संघ के विघटन का, सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, यानी राजनीतिक में लोग उनका विरोध करने लगे थे। आर्थिक, देश में आर्थिक संकट आ गया था, विदेशी मुद्रा लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद अगला पॉइंट, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी ने सोवियत संघ के नागरिकों में असंतोष भर दिया था, यानी उपभोक्ता जो लोगों की आवश्यकता की वस्तुएं थी वो लगभग सोवियत संघ में कम हो गई थी, इसे लोगों के मन में असंतोष भर दिया था। सोवियत संघ के लोग गोर्बाचेव के सुधारों की धीमी गति से संतुष्ट नहीं थे, और जो सोवियत संघ के लोग थे, जो गोर्बाचेव ने, वैसे गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के विकास के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई जो देश के लिए अच्छी भी मानी गई, लेकिन लोगों की इच्छाएं इतनी ज्यादा उमड़ पड़ी कि ये जो उन्होंने सुधारों की जो गति थी वो बहुत ज्यादा धीमी लगने लगी, जिस वजह से लोगों में असंतोष पैदा हुआ और वो इसका विरोध करने लगे और वे इन सुधारों से संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी लगभग 70 सालों तक रहा, यानी सोवियत संघ में एकमात्र पार्टी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी का जो सोवियत संघ में शासन था वो लगभग 70 सालों तक रहा था, लेकिन 70 सालों में यह सोवियत संघ को अच्छी स्थिति में नहीं पहुंचा पाए, परंतु वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, यानी इस वक्त लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, इसलिए लोग इनसे कुछ भी उत्तरदायी नहीं थे किसी के प्रति, और ना कुछ इनसे जवाब मांगा जा सकता। इस कारण लोग इस पार्टी से छुटकारा पाना चाहते थे, और इसलिए लोगों ने इस निरंकुशतावादी पार्टी का विरोध किया और वो इससे छुटकारा पाना चाहते थे। सोवियत संघ ने समय समय पर आधुनिक एवं परमाणु हथियार बनाकर अमेरिका की बराबरी करने का प्रयास किया, यानी सोवियत संघ ने क्या किया, समय समय पर अत्याधुनिक एवं परमाणु हथियार बनाकर अमेरिका की बराबरी करने का प्रयास भी किया, यानी अमेरिका अगर अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण करता था, सोवियत संघ भी उन जैसे या दूसरे हथियारों का निर्माण करता, परंतु इस की धीरे धीरे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी सोवियत संघ, क्योंकि सोवियत संघ सिर्फ हथियारों को बनाने पर ज्यादा ध्यान देता गया, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा ध्यान न दिया, जिसके कारण देश आर्थिक संकट में गिर गया। उसके बाद अगला पॉइंट है अत्यधिक खर्चों के कारण, यानी अधिक खर्चों के कारण सोवियत संघ बुनियादी ढांचे एवं तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ता गया, यानी सोवियत संघ ने हथियारों में इतने ज्यादा खर्च कर दिए थे कि बाकी चीजों में वो धीरे धीरे पिछड़ता गया था। वो सोवियत संघ के बुनियादी ढांचे में पिछड़ गया, तकनीकी क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़ गया था।
सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक तौर पर अपने नागरिकों के समक्ष सफल नहीं हो पाया। जो सोवियत संघ था, ना तो वह राजनीतिक राजनीतिक मतलब जिस प्रकार की वो शासन की नीति अपनाता था, लोग उसका भी विरोध करने लगे, उसमें भी सफल नहीं हो पाया। आर्थिक तौर पर देश को आर्थिक संकट में लाकर खड़ा कर दिया था। लोगों के पास रोजगार नहीं था, उपभोक्ता की वस्तुएं नहीं थी जो उनका वो इस्तेमाल कर सके, यानी इन चीजों में वो सफल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1979 में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के कारण सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो गई। सोवियत संघ की एक तो अर्थव्यवस्था पहले से खराब थी, फिर भी इस देश ने क्या किया, 1979 में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से इसका उस सैनिक हस्तक्षेप में भी बहुत ज्यादा खर्च लगा, जिस वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा खराब हो गई। फिर अंत में देखते हैं विकास की ओर ध्यान न देना, यानी सोवियत संघ ने जो भी किया, अधिक से अधिक हथियारों के निर्माण में ध्यान दिया और देश की अर्थव्यवस्था के विकास की ओर ध्यान न दिया, जिस वजह से सोवियत संघ को विघटन का सामना करना पड़ा। ये था सोवियत संघ का विघटन। अब हम देखेंगे सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम है, यानी सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, विघटन के बाद विश्व में इसके क्या परिणाम हुए। अब हम सोवियत संघ के विघटन के परिणाम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले सोवियत संघ के विघटन से जो शीत युद्ध था, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चल रहा था, उसकी समाप्ति हो गई, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो शीत युद्ध था उसकी समाप्ति हो गई, क्योंकि दोनों महाशक्तियों में से एक महाशक्ति खत्म हो गई थी। दूसरा पॉइंट, हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों की होड़ भी थी, तो जब दोनों महाशक्तियों में से एक महाशक्ति का अंत हुआ, तो दोनों राष्ट्रों के बीच जो हथियारों की होड़ थी उसकी भी समाप्ति हो गई। उसके बाद सैनिक गुटों का अंत हो गया। जो सैनिक गुट थे, एक अमेरिका के सैनिक गुट बने हुए थे और सोवियत संघ के जो सैनिक गुट बने हुए थे, दोनों सैनिक गुटों का भी अंत हो गया। सोवियत संघ के विघटन से शक्ति संबंधों में भी परिवर्तन आया। यानी सोवियत संघ के विघटन से क्या हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत सारे राष्ट्र जो सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे, वो राष्ट्र सोवियत संघ को छोड़ चुके थे और वो किसी और राष्ट्र के साथ जुड़ सके थे, यानी अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था से भी जुड़ गए थे। उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ, पूरे विश्व में एकमात्र शक्ति सिर्फ अमेरिका ही रह गया था, क्योंकि दो महाशक्तियां थी, दोनों महाशक्तियों में से एक महाशक्ति जो सोवियत संघ थी उसका अंत हो चुका था और सिर्फ एक ही शक्ति रह गई थी, अमेरिका, और वह और अधिक शक्तिशाली भी हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व के संगठनों पर अमेरिका का नियंत्रण और बढ़ गया। वैसे तो पहले भी अमेरिका का नियंत्रण विश्व के संगठनों पर था, लेकिन विश्व के संगठनों पर जो अमेरिका का नियंत्रण था वो पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ गया था, यानी जो विश्व के संगठन थे उन पर पहले की तुलना में और ज्यादा नियंत्रण बढ़ गया था। सोवियत संघ से अलग हुए नए गणराज्यों का उदय हुआ। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 15 नए गणराज्यों का उदय हुआ, और इन 15 गणराज्यों में जो रूस था वो सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। उसके बाद देखते हैं हम लोग सोवियत संघ के विघटन के बाद, स्वतंत्र हुए नव गणराज्यों में राजनीतिक और आर्थिक सुधार की प्रक्रियाएं शुरू हुई। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सोवियत संघ से अलग होकर नए गणराज्य अलग हुए थे, उन लोगों का आर्थिक सुधार अमेरिका के द्वारा किया गया था, यानी उनकी आर्थिक रूप से सहायता अमेरिका के द्वारा की गई। और उसके बाद फिर उसके बाद जब ये नए गणराज्य स्वतंत्र हुए थे, इन लोगों ने क्या किया, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर इन लोगों ने पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ना अपने आप को बेहतर समझा। यानी इन लोगों ने जो सोवियत संघ के साथ पहले जुड़े हुए आ रहे थे और पूंजीवादी व्यवस्था को नहीं अपनाया था, सब समाजवादी व्यवस्था को अपनाया था। समाजवादी व्यवस्था को छोड़ इन लोगों ने उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व का होना, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद जो विश्व था वो दो ध्रुवीय नहीं रहा, पूरा विश्व सिर्फ एक ध्रुवीय बन चुका था। यानी उस वक्त पूरे विश्व में एकमात्र शक्ति अमेरिका बचा था, जो
पहले से और ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में शीत की समाप्ति हुई, हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई, सैनिक गुटों का अंत हो गया जो सोवियत संघ और अमेरिका के रूप में था। सोवियत संघ के विघटन से शक्ति संबंधों में परिवर्तन आया, एकमात्र शक्ति अमेरिका रह गया, वह और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। जो विश्व के संगठन थे उस पर अमेरिका का नियंत्रण और ज़्यादा बढ़ गया। सोवियत संघ से अलग हुए 15 नए गणराज्यों में रूस सबसे शक्तिशाली था। सोवियत संघ के विघटन के बाद नए गणराज्यों और राजनीतिक आर्थिक विस्तार की प्रक्रिया शुरू हुई और इन नव स्वतंत्र देशों ने समाजवादी व्यवस्था को छोड़ दिया और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया और विश्व जो था वो एक ध्रुवीय रह गया। ये थे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब हम लोग देखते हैं शॉक थेरेपी क्या थी। अब हम शॉक थेरेपी के बारे में जानते हैं। अब हम देखते हैं शॉक थेरेपी का क्या अर्थ था। वैसे ना शॉक थेरेपी का अर्थ था आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का अर्थ था आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी में देखो अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ के विघटन में, मतलब जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसमें जो अमेरिका था, अमेरिका ने भूमिका निभाई थी। यानी अमेरिका के लोगों की जो अमेरिका था उनकी जो व्यवस्था थी उस वक्त कहा गया कि वो सोवियत संघ से काफ़ी ज़्यादा विकसित है और सोवियत संघ के विघटन में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। और सोवियत संघ का विघटन करने के बाद जो सोवियत संघ के नव स्वतंत्र देश थे उन लोगों की आर्थिक सहायता भी अमेरिका के द्वारा ही की गई। तो इसलिए कहा जाता है शॉक थेरेपी। यानी शॉक भी अमेरिका के द्वारा ही प्रदान किया गया और थेरेपी, उनका उपचार भी अमेरिका के द्वारा ही हुआ, इसलिए इसे कहा जाता है शॉक थेरेपी। सोवियत संघ सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक मॉडल अपनाया गया था जिसे शॉक थेरेपी कहते हैं। यानी जैसे सोवियत संघ का पतन हुआ तो पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया के जो देश थे इन लोगों ने साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद की व्यवस्था की ओर संक्रमण किया, उस व्यवस्था की ओर बढ़े और इसे ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। यानी इन लोगों ने साम्यवाद की व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद की व्यवस्था की ओर संक्रमण किया, इसे शॉक थेरेपी ही कहा जाता है। और शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात भी अमेरिका के द्वारा ही पहुंचाया गया था और उपचार भी अमेरिका के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इस प्रकार के मॉडल को अपनाया गया। यानी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उन लोगों ने भी इसी प्रकार के मॉडल को अपनाया। शॉक थेरेपी में निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट सेक्टर में राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया, व्यवसायिक स्वामित्व के ढांचे को अपनाया गया और उसके बाद पूंजीवादी पद्धति से कृषि करना, इन लोगों ने पूंजीवादी पद्धति से कृषि करना आरंभ कर दिया तथा मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना शामिल है और मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया। पूंजीवादी पद्धति से कृषि करना शुरू किया और मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपना लिया। अब हम इसके बाद देखते हैं शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। जो ये शॉक थेरेपी थी, शॉक थेरेपी में विश्व में क्या परिवर्तन आए। ये शॉक थेरेपी थी 1990 में अपनाई गई थी। जो शॉक थेरेपी थी वह 1990 में अपनाई गई थी और शॉक थेरेपी लोगों को उपयोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। यानी जो शॉक थेरेपी थी ये लोगों को उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। यानी अमेरिका ने जो नव स्वतंत्र देशों को आर्थिक सहायता देकर जो वादा किया था उनकी स्थिति को सुधारने में, या लोगों को उस आनंद लोक तक नहीं ले जा सकी जो अमेरिका ने जिसका उनके साथ वायदा किया था। शॉक थेरेपी के कारण साम्यवादी देशों की व्यवस्था नष्ट हो गई। शॉक थेरेपी के कारण जो साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था थी वो नष्ट हो गई क्योंकि साम्यवादी जो देश थे वो पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ गए थे। रूस में पूरा का पूरा औद्योगिक ढांचा नष्ट हो गया था। जो रूस का पूरा औद्योगिक ढांचा था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया और लगभग 90% उद्योगों को कंपनियों एवं निजी हाथों में बेच दिया गया। जो 90% उद्योग थे उस वक्त सोवियत संघ के, उनको निजी कंपनियों को या निजी हाथों में बेच दिया गया।
और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है। यानी उस वक्त जब उद्योगों की कीमत को बहुत कम करके आंका गया और उन्हें उन्हें पुणे दामों में बेच दिया गया, उद्योगों को, कंपनियों को या निजी हाथों में बेच दिया गया, इसी को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहते हैं। उद्योगों को औने पौने दामों में बेच दिया गया, यानी उद्योगों की कीमत बहुत ज़्यादा कम आंकी गई और बहुत ज़्यादा कम कीमत पे उद्योगों को बेच दिया गया। रूस की मुद्रा रूबल, यानी रूस की मुद्रा जो रूबल थी, रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। रूस की मुद्रा जो रूबल थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त होने लगी, और जो सामूहिक खेती की प्रणाली थी वो समाप्त हो गई और सामूहिक खेती की जगह पर समाप्त होने लगी, जिससे खाद्यान्न सुरक्षा भी समाप्त हो गई। जब सामूहिक खेती की समाप्ति हुई तो खाद्यान्न की भी सुरक्षा की भी समाप्ति हो गई। सरकारी मदद को बंद करने के लिए अधिकांश लोग गरीब हो गए। जो सरकारी मदद के बंद होने से बहुत ज़्यादा लोग गरीब हो गए थे। अब सरकार की तरफ से लोगों को कुछ भी सहायता नहीं मिलती थी। सरकार की मदद से बंद होने से अधिकांश लोग गरीब हो गए। उसके बाद क्या हुआ? शॉक थेरेपी से माफिया वर्ग ने गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी उस वक्त एक माफिया वर्ग उत्पन्न हुआ और इन लोगों ने बहुत सारी गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शॉक थेरेपी के कारण धनी एवं निर्धन में आर्थिक समानता और भी बढ़ गई। यानी शॉक थेरेपी के कारण धनी और निर्धन यानी अमीर और गरीब लोगों के बीच जो असमानता थी वो और ज़्यादा बढ़ती गई। शॉक थेरेपी के कारण इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता और भी बढ़ गई। यानी शॉक थेरेपी की वजह से क्या हुआ? राजनीतिक अस्थिरता और भी बढ़ गई। लोगों का विरोध सरकार की तरफ और ज़्यादा बढ़ गया और लोगों का विश्वास जो सरकार से है था वो पूरी तरह से उठ चुका था और लोग इसका पूरी तरह से विरोध करने लगे थे। और सोवियत संघ में आपस में गृह युद्ध भी होने लगे थे। यानी देश के अंदर ही बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ये थे शॉक थेरेपी के परिणाम। अब हम देखते हैं हिंसक अलगाववादी आंदोलन। जो हिंसक अलगाववादी आंदोलन थे, जो मतलब रूस और जो बाकी उसके गणराज्य थे, इन राज्यों से अलग होने की मांग कर रहे थे। सबसे पहले हम देखते हैं रूस में दो गणराज्य थे, चेचन्य और दागिस्तान। तो सबसे पहले रूस के दो गणराज्य थे, चेचन्य और दागिस्तान में इन लोगों ने हिंसक अलगाववादी आंदोलन। रूस के दो गणराज्य थे, चेचन्य और दागिस्तान, जिसमें सबसे पहले हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे। इन लोगों ने मांग किया था कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए। सबसे पहले इन दोनों गणराज्यों ने मांग की थी। उसके बाद तजाकिस्तान 10 के लिए गृह युद्ध की चपेट में आ गया। यानी तजाकिस्तान में 10 वर्षों के लिए गृह युद्ध चला। तजाकिस्तान में 10 वर्षों के लिए गृह युद्ध की चपेट में आ गया। उसके बाद हमने देखा 1991 में यूगोस्लाविया जो एक राष्ट्र था वो भी 4 भागों में टूट गया। बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। यानी यूगोस्लाविया भी 4 प्रांतों में टूट गया। बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं चेकोस्लोवाकिया। यह भी एक सोवियत संघ का गणराज्य था। यह भी 2 भागों में टूटा, एक था चेक तथा स्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया भी 2 भागों में टूटा, चेक तथा स्लोवाकिया। उसके बाद हम देखते हैं भारत और सोवियत संघ के संबंध किस प्रकार थे। सबसे पहले हम आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को इस वक्त में मदद की जब कोई और देश मदद करने को तैयार नहीं था। यानी आर्थिक में क्या होता है, जब भारत और सोवियत संघ के जो संबंध थे, भारत की बहुत सारी कंपनियों की ऐसे वक्त में सोवियत संघ के द्वारा मदद की गई जब कोई भी और राष्ट्र हमारे देश की सहायता करने को तैयार नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम की सहायता की। यानी सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो की भी आर्थिक रूप से सहायता की और बहुत सारे संसाधन भी दिए। भारत में विदेशी मुद्रा की कमी के समय रुपये को माध्यम बनाकर व्यापार किया गया। भारत में विदेशी मुद्रा की कमी थी। जब भारत में विदेशी मुद्रा की कमी थी उस समय भारत के साथ कोई भी राष्ट्र व्यापार नहीं करना चाहता था।
उस वक्त भारत के साथ व्यापार किया, और व्यापार भी विदेशी मुद्रा को नहीं बल्कि रुपये को माध्यम बनाकर सोवियत संघ ने भारत के साथ ऐसे वक्त में व्यापार भी किया जब कोई और भी देश तैयार नहीं था भारत के साथ व्यापार करने को। इसके बाद हम लोग देखते हैं राजनीतिक संबंध। भारत और सोवियत संघ के राजनीतिक संबंध कैसे थे। कश्मीर मामले पर हमेशा भारत का साथ दिया, यानी जब भी यूएनओ में कश्मीर वाद सामने आया तो ऐसे वक्त में हमेशा सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया, हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। और 1971 के समय जब भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, उस वक्त भी रूस ने अपने सैनिक और हथियार देकर भारत की सहायता की थी। सैनिक सोवियत संघ ने समय समय पर भारत की सैनिक सहायता भी की है, यानी सोवियत संघ ने समय समय पर भारत की सैनिक सहायता भी की है तथा भारत को विभिन्न हथियार भी दिए हैं। यानी भारत सोवियत संघ का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार देश है, यानी सोवियत संघ से भारत बहुत ज्यादा हथियार खरीदता है और सोवियत संघ भारत की समय समय पर सैनिक सहायता भी करता है। तो अंत में हम देखते हैं भारत और सोवियत संघ के जो संस्कृति के संबंध कैसे हैं। सोवियत संघ में हिंदी फिल्में बहुत ज्यादा देखी जाती हैं और हिंदी गाने सुने जाते हैं बहुत ज्यादा, और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकार सोवियत संघ में जाने जाते हैं। हिंदी फिल्मों के कलाकार अमिताभ बच्चन से लेकर राज कपूर तक सोवियत संघ में घर घर जाने जाते हैं और भारतीय गानों को बहुत ज्यादा सोवियत संघ में पसंद किया जाता है। अब हम देखते हैं रूस और भारत का सपना था बहुध्रुवीय विश्व का होना, यानी रूस और भारत चाहते थे विश्व में एक शक्ति नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी शक्तियां होनी चाहिए, किसी एक देश का दबदबा पूरे विश्व पर वर्चस्व नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है, यानी दोनों देशों का कहना है कि विश्व में कोई भी एक राष्ट्र शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, सभी राष्ट्र बराबर होने चाहिए। दोनों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर विभिन्न शक्तियां होनी चाहिए, यानी बहुत सारी शक्तियां होनी चाहिए। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, और सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो यानी किसी एक देश पर भी हमला हो तो सभी देश इसे अपने लिए खतरा माने। अगर विश्व में किसी एक देश पर भी हमला होता है तो विश्व के सभी देश इसे अपने लिए खतरा माने, कोई भी एक देश निरंकुशतावादी नहीं होना चाहिए। और झगड़ों का समाधान बातचीत के द्वारा किया जाए, और सोवियत संघ के विघटन के बाद यह भी कहा गया कि झगड़ों का जो समाधान है वो बातचीत के द्वारा होना चाहिए। रूस और भारत का सपना बहुध्रुवीय विश्व का था, जिसमें दोनों ने बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत सारी शक्तियां होनी चाहिए, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी यानी किसी एक देश पर भी हमला हो तो सभी लोग इसे अपने लिए खतरा माने, और झगड़ों का समाधान लड़ाई झगड़ाई की बजाय बातचीत से किया जाना चाहिए। तो ये अध्याय था दो ध्रुवीयता का अंत, जिसे हमने पढ़ा।